8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। घर काम छोड़ के सब इधर खड़े 9 बजे से खड़े हैं। ठेला ठेली मारा पीटी हो रहा है। दिक्कत तो बहुत ज्यादा हो रही है, रोटी खाने को पैसे नहीं हो रहे। सरकार एक ऐसी मुसीबत में नहीं धकेल रही बगैर तैयारी के जिसका कोई हल सरकार के पास नहीं है। जो लोग रोजमर्रा अपने आर्थिक जो कार्रवाइयां हैं जिसमें पैसे की जरूरत होती है उनके लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि आज आपने 500 और 1000 रुपए बंद कर दिए तो ये परमानेंट सॉल्यूशन हो गया कि इससे भ्रष्टाचार और काला धन नहीं आएगा। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। 8 नवंबर 2016 का दिन, ये आपको याद ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे अचानक टीवी चैनलों पर आए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि आधी रात से देश में 500 और 1000 के पुराने नोट गैर कानूनी हो जाएंगे, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अभी आपने सुना भी। फैसले के पीछे जो कारण बताए उनमें भ्रष्टाचार, काला पैसा, काला धन जिसे कहते हैं, नकली नोट और आतंक में उनके इस्तेमाल से निपटना भी था। लोगों को पुराने नोट बैंक में जमा करने के लिए 30 दिसंबर तक का समय, यानी कि करीब 50 दिन उस समय के हिसाब से दिए गए। अचानक नोटबंदी के सरकार के इस फैसले ने देश में हर किसी को हैरान कर दिया। यहां तक कि मोदी सरकार के अपने कैबिनेट मंत्रियों को भी इस फैसले की भनक नहीं थी। नोटबंदी के इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है, लेकिन उस पर बात करने से पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी के उस फैसले का एक छोटा सा हिस्सा सुना देते हैं कि उन्होंने उस दिन क्या क्या बोला। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। देश के सामान्य नागरिक की एक ही तमन्ना है कि वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, बस देश का कल्याण हो। अतः भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम लोग थोड़ी सी कठिनाई, वह भी कुछ दिनों के लिए, तो झेल ही सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि देश का प्रत्येक नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ शुचिता के इस महायज्ञ में एकजुट होकर के, मिल करके खड़ा होगा। तो ये था नवंबर 2016 जब प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की। नोटबंदी के इस फैसले की काफी आलोचना भी। जब बैंकों ने बाहर नोट बदलने के लिए लोगों की भीड़ लगी तो यह आलोचना और तीखी हो गई। हर आम और खास अगले 50 दिन अपने तमाम काम धंधे छोड़कर बैंकों के बाहर अपने नोटों को बदलने में लगा था। इस दौरान बैंकिंग सिस्टम की तमाम खामियां भी सामने आई, क्योंकि सिस्टम इस अचानक लिए गए फैसले से निपटने के लिए तैयार नहीं था। रोज नियम बदल रहे थे कि आज ये कर लीजिए, अच्छा इतना कर लीजिए, अच्छा हाथ पे वो जैसे वोट डालते हैं उस तरीके से मार्क लगा लीजिए, 2000 ही लीजिए, इतने नोट लीजिए। रोज फैसले बदल रहे थे, याद कीजिए।
कई ऐसी खबरें आई जिसमें कहा गया कि लोगों ने बैंकों की लाइन में खड़े खड़े दम तोड़ दिया। यह भी आरोप लगे कि कई लोगों ने इस बहाने अपने ब्लैक मनी को वाइट कर लिया। दूसरे गरीब लोगों के नाम से ब्लैक मनी बैंक खातों में जमा करवा दी। विपक्ष और अर्थव्यवस्था के कई जानकारों ने इस फैसले को देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ बताया। नोटबंदी से काले पैसे, भ्रष्टाचार, नकली नोट से निपटने के सरकार के दावों को भी विपक्ष ने बहुत हद तक खारिज किया है। जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो राज्यसभा में कहा कि इस फैसले से देश की जीडीपी में 2% की गिरावट आएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के फैसले के 16 दिन बाद संसद के शीतकालीन सत्र में नोटबंदी को संगठित और वैधानिक लूट बताया। I urge upon the Prime Minister to find practical, pragmatic ways and means to relieve the distress of the people who happen to be a great majority of our people. After all, 90% of our people work in the informal sector. 55% of our workers in agriculture are feeling distress. The cooperative banking system, which serves large number of people in the rural areas, is non-functional, has been prevented from handling cash. So, in all these measures convince me that the way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder of the government. अब सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कुल 58 याचिकाएं इस सिलसिले में दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऐतिहासिक फैसले में इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और 5 जजों की संविधान पीठ ने 4-1 से एक फैसला दिया और नोटबंदी को सही ठहरा दिया कि ठीक था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मोदी सरकार के लिए एक बड़ी राहत है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के फैसले में क्या कहा है, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी पूरी तरह वैध है। नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। केंद्र सरकार आर्थिक नीतिगत फैसले ले सकती है। इस फैसले से पहले 6 महीने भारतीय रिजर्व बैंक से विचार विमर्श किया गया। नोट बदलने की 52 दिनों की अवधि अनुचित नहीं थी। यह सब बात 4-1 से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन संविधान बेंच में शामिल एक जज जस्टिस BV नागरत्ना ने अपने अलग फैसले में नोटबंदी को गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने अल्पमत में अपने फैसले में क्या कहा है? अल्पमत का मतलब यह हुआ कि 4 जज एक तरफ और 1 जज एक तरफ। तो जो एक जज एक तरफ थे, माइनॉरिटी जजमेंट जिनकी थी, उन्होंने क्या बोला? नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। रिजर्व बैंक ने स्वतंत्र विवेक नहीं लगाया, उसे विचार के लिए 24 घंटे भी नहीं मिले। इस गंभीर मुद्दे पर संसद को नहीं छोड़ा जा सकता। अधिसूचना के बजाय नोटबंदी कानून बनाकर लागू किया जा सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट के 4-1 के बहुमत से दिए इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। आइए सबसे पहले जानते हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव, जिन्होंने आज ये पूरा दिन भर कवर किया इस फैसले को, वो इस पर क्या सोचते हैं या उनकी क्या राय है, अदालत में क्या हुआ, वो पूरा आपको बताएंगे। नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के पहले दिन संविधान पीठ ने सवाल उठाया था कि आखिर इस मामले पर अब सुनवाई क्यों होनी चाहिए। 6 साल बीत चुके हैं, नोटबंदी का मसला अब लगभग खत्म हो चुका है, अर्थव्यवस्था में नए नोट आ चुके हैं, पुराने नोट बंद हो चुके हैं, तो फिर ये मामला एक तरह का निष्प्रभावी है। सुप्रीम कोर्ट क्यों अपना वक्त इस पर खर्च करे। लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से पी चिदम्बरम और शांत दीवान ने आग्रह किया था कि इस मामले को सुना जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, ऐसे लोग परेशान ना हो, अपनी जान ना गंवाएं, उसके लिए एक
कानून और नज़ीर ज़रूर सुप्रीम कोर्ट को बनानी चाहिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई शुरू की। हालांकि शुरू में केंद्र सरकार भी इस बात से सहमत थी कि अब इस मामले में कुछ बचा नहीं है, इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन 6 दिन तक लगातार इस मामले में सुनवाई हुई। काफ़ी दिलचस्प सुनवाई यहाँ पर हुई। पी चिदम्बरम जो खुद केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं, उन्होंने लीड किया आर्गूमेंट्स को याचिकाकर्ताओं की तरफ से और बताया कि किस तरीके से ये बिना कानून के लागू किया गया, ये असंवैधानिक है, ये गैरकानूनी था नोटबंदी और इस तरह से लागू नहीं होने चाहिए थे। और केंद्र सरकार ने अपनी जो मर्जी जिस मर्जी से इस तरीके का ये फैसला लिया। वहीं पे केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी आए थे, उन्होंने भी वकालत की और कहा ये आर्थिक नीतिगत मामला है और इस पर अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। जरासंध बताया उन्होंने, महाभारत के जरासंध का हवाला दिया कि टेरर फंडिंग, काला धन और जो टैक्स इवेजन और जाली नोट हैं वो एक तरह के जरासंध हैं जिनको चीर देना ही, फाड़ देना ही ज़रूरी था, इसलिए ये कदम उठाया गया। और वकालत की कि ये बिल्कुल सही था, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस बी.वी. नागरत्ना जो 5 जजों के पीठ में इकलौती असहमति वाली जज हैं जिन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं और कहा कि ये फैसला जो है गैरकानूनी था और सही तरीके से प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए थे और ये भी कहा था कि जब लोग परेशान हो रहे हों, लोगों की जान जा रही हो, तो अदालत अपने हाथ बांधे नहीं रह सकता, वो प्रक्रिया रह सकती, वो प्रक्रिया को जरूर देख सकते हैं कि आखिरकार तय प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत लोग परेशान हुए थे, लोग लाइनों में लगे थे, कई लोगों की जान भी गई और ऐसे में अदालत चुप नहीं बैठ सकती, वो ऐसे मामलों का परीक्षण कर सकती है कि ऐसे मामलों में परीक्षण कर सकती है, देख सकती है कि तय प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। खाली आर्थिक नीतिगत मामले से कहने से अदालत ऐसा नहीं है कि अदालत दखल ना दे। तो काफ़ी दिलचस्प बहस हुई, लेकिन फैसला जो है केंद्र सरकार के पक्ष में गया है। 4-1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने मान लिया है कि जो नोटबंदी थी 2016 की बिल्कुल सही थी और किसी भी तरह की कोई खामी इसमें नहीं थी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। अब नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ यह मुद्दा कोर्ट में अब बंद हो गया है। लेकिन नोटबंदी अर्थव्यवस्था के लिए इतना बड़ा कदम रही है कि सालों तक इस पर रिसर्च चलती रहेगी कि यह फैसला कितना सही था या कितना गलत रहा। अदालती फैसला हो गया, लेकिन एकेडमिक फैसला जो है वो अभी भी चल रहा है और वो हो भी सकता है। कई पैमानों पर इस फैसले को कसा जाएगा, इसके बारे में बात की जाएगी। इस फैसले के पीछे सरकार ने कई तर्क दिए थे और शुरुआत में हमने आपको सुनाया भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या वजहें बताई थी जिस वजह से यह फैसला लिया गया। उन तर्कों पर देख लेते हैं कि ताजा स्थिति क्या है, क्या हम अचीव कर पाए, वहां पहुंच पाए जिस वजह से ये नोटबंदी हुई थी। तो नोटबंदी के 6 साल बाद यह बोला गया कि ब्लैक मनी पर नकेल कस दी जाएगी। स्विस बैंक में ब्लैक मनी को लेकर के 26 जुलाई 2021 को फुल फ्रेम जाते हैं, यह जरा आप देख लें। लोकसभा में सरकार का जवाब क्या था वो आपके स्क्रीन पर है। सरकार कहती है कि स्विस बैंक में पिछले 10 साल में जमा ब्लैक मनी का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। यह सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है अभी पिछले साल 26 जुलाई 2021 को। अब नोटबंदी में 6 साल बाद एक और तर्क यह दिया गया कि भ्रष्टाचार इससे कम होगा या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाएगी। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक सूचकांक आया है, आइए आपको वो दिखा दें। तो भ्रष्टाचार पर थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई दे जाए जो हम दिखाना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सूचकांक यह बताता है कि 2015 में भारत 76वें स्थान पर था, लेकिन 2022 में आते आते हम 85वें स्थान पर 85 नंबर पर पहुंच गए। इसका मतलब यह हो गया, मैं जरा 85 की इमारत के पीछे छुप गया तो साइड हो जाऊं, यानी कि इस सूचकांक के हिसाब से भ्रष्टाचार भारत में 2022 में बढ़ा है। तर्क यह दिया जा रहा था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, कि भ्रष्टाचार इससे कम होगा, लेकिन यह जो सूचकांक है यह कुछ और बताता है। अब आइए बात करते हैं नोटबंदी के 6 साल बाद नकली नोट को लेकर के क्या बातें हो रही हैं।
तो नोटबंदी के 6 साल बाद यह कहा गया कि नकली नोट का जो कारोबार हो रहा है, काउंटरफीट करेंसी, उसको रोका जाएगा। तो राज्यसभा में सरकार का एक जवाब था। 22 अगस्त 2022 को नकली नोट कितने कितने हैं, तो एक एक करके आइए देखते हैं। तो ये आप देखिए, नकली नोट 2016-17 में 7.62, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां, ये सबसे बड़ी इमारत 7.62, ठीक। उसके बाद फिर 5.23 हो गई 17-18 में, फिर 18-19 में 3.17 हो गई, फिर 2.97 हो गई, 2.09 लाख हो गई और 2.31 लाख हो गई। यानी कि इससे एक अंदाजा ये लगता है आपको, आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले काउंटरफीट करेंसी की प्रॉब्लम ज्यादा थी और धीरे धीरे काउंटरफीट करेंसी अब कम हो रही है। तो एक गिरावट दिखाई दी, ये एक आंकड़ा हो गया। अब आइए आपको बताते हैं कि नोटबंदी के 6 साल बाद जनता के पास कितना कैश है। एक बात यह बोली गई कि हम कैशलेस इकोनॉमी बन जाएंगे, हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनेंगे जिसमें कैश का योगदान कम हो जाएगा और लोगों को कैश में डील नहीं करना चाहिए, उसी से भ्रष्टाचार वगैरह होता है। तो 2016 के बाद से बाजार में कैश का चलन, आंकड़े बताते हैं कि दुगना हो गया है। 30.88 लाख करोड़ रुपए के साथ 2016 के मुकाबले 71.84% ज्यादा मुद्रा आज की डेट में है। नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है, इस पर एक टिप्पणी और जानते हैं जाने माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार से। प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को अपने भाषण में कहा था कि काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा है और उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम नोटबंदी लगा रहे हैं। और उन्होंने 2 चीज़ और गिनाई थी कि जो काला धन है उसकी वजह से टेररिस्ट की फाइनेंसिंग होती है, क्योंकि वो काउंटरफीट करेंसी है और काउंटरफीट करेंसी को भी रोकना ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने गिनाई थी, यानी कि काले धन की अर्थव्यवस्था को रोकना, काउंटरफीट करेंसी यानी कि नकली नोट को रोकना और टेररिज्म की फाइनेंसिंग है उसको रोकना। चौथी चीज़ जो कैश लेस इकॉनमी या लेस कैश इकॉनमी की बात है, वो बाद में कहा गया था, शुरू में वो नहीं कहा गया था। जब सरकार को लगा कि पैसा तुरंत वापस आ रहा है तो उन्होंने गोल पोस्ट बदल दिया और कहा कि लेस कैश इकॉनमी की तरफ हमें जाना है और नोटबंदी उसमें मदद करेगी। तो अब ये देखना है कि यहाँ से जो 3 जो शुरू में गिनाए गए थे लक्ष्य वो प्राप्त हुए या नहीं, और बाद में चौथा वाला जो सुनाया गया वो प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो पहली बात तो ये है कि ये जो गलत धारणा पे आधारित है नोटबंदी, तो उनके धारणा ये है कि कैश का मतलब ब्लैक होता है, यानी कि सारी की सारी जो काले धन की अर्थव्यवस्था है वो कैश पे चलती है और काला धन भी कैश में रखा जाता है। तो ये धारणा गलत है, क्योंकि जो कैश होता है, जो नगद होता है, वो जो ब्लैक वेल्थ है यानी काली संपत्ति है, उसका 1% से भी कम होता है। और हमने देखा कि आरबीआई ने कहा कि 99.3% नोट वापस आ गए हैं, तो इसका मतलब वो 1% जो नोट रहे भी होंगे काली संपत्ति के हिस्से में, वो भी नहीं निकल पाए। लोगों ने अपने जो नोट रखे थे जमा करके उनको नए नोटों में कन्वर्ट कर लिया और उसके चलते हुए जो काली संपत्ति का एक जो हिस्सा जो कैश के फॉर्म में था वो भी नहीं पकड़ में आया। दूसरी बात यह कि जो काली कमाई होती है वो अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग के जरिए से होती है और उस पर कोई असर नहीं पड़ा ये नोटबंदी का, क्योंकि वो अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग तो वैसे ही चलता रहता है और उसके लिए जो कैश की है इतनी वो नहीं जरूरत, तो ये तरह तरह से होता है। तो इसलिए न काले कमाई पे असर पड़ा और न ही काले धन पे असर पड़ा। तो नोटबंदी के फैसले को लेकर सवाल अब भी बने हुए हैं, लेकिन नोटबंदी पर वैधानिकता की मोहर लगाने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सरकार को तो बड़ी राहत दे ही दी है। इस बीच अर्थव्यवस्था के सामने तमाम चुनौतियां बनी हुई हैं। एक बड़ी चुनौती रोजगार के मोर्चे पर भी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक क्या है वो रिपोर्ट, आइए आपको बताते हैं। दिसंबर के महीने में देश में बेरोजगारी दर
एक सेकंड में जरा जल्दी से, मैं ढक गया इस बेरोजगारी के डेटा के पीछे। दिसंबर के महीने में देश में बेरोजगारी दर 8.30% हो गई। बीते 16 महीने में सबसे ज्यादा यह रही। शहरी इलाकों में स्थिति ज्यादा खराब है। यहां दिसंबर में बेरोजगारी दर 10.09% हो गई है, जबकि नवंबर में यह 8.96% थी। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। ग्रामीण इलाकों में स्थिति आंशिक तौर पर बेहतर हुई है। ग्रामीण बेरोजगारी दर दिसंबर में 7.44% रही, जबकि नवंबर में यह 7.55% थी। अब CMIE के मुताबिक बेरोजगारी दर बढ़ोतरी इतनी बुरी भी नहीं है जितनी दिख रही है, क्योंकि, और आइए आपको यह जरा आंकड़ा बताएं, क्योंकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये एक पैमाना होता है जिसमें यह अंदाजा लगाया जाता है कि कितना लेबर आपकी उपलब्ध है, कितनी योग्य है और कितनी उपलब्ध है। CMIE के हिसाब से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यह है, ये बढ़ गया है, यानी श्रम शक्ति भागीदारी बढ़ रही है। दिसंबर में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़कर 40.48% हो गया, जो बीते 12 महीने में सबसे ज्यादा है। ये लेबर पार्टिसिपेशन रेट क्या है, एक बार फिर से आपको समझा दें। ये देश की 16 साल से ऊपर के वो नागरिक आबादी है जो या तो सक्रिय तौर पर श्रम कर रही है या काम ढूंढ रही है। यह आंकड़ा बताता है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए कितनी श्रम शक्ति उपलब्ध है। तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के आंकड़ों को कैसे देखा जाए, आइए सीधे चलते हैं जो CMD हैं CMIE के, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, महेश व्यास जी के पास। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है जो बढ़ा है, इसको एक अच्छे तरीके से भी देखा जा सकता है कि योग्य लोग उपलब्ध ज्यादा हैं, लेकिन एक सवाल यह भी उठाया जा सकता है कि योग्य जो बेरोजगार हैं, इसी समस्या को तो बेरोजगारी कहते हैं। भाई मैं योग्य हूं और मुझे नौकरी नहीं मिल रही, यही तो बेरोजगारी की समस्या है। आप सही कह रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या ये है कि जो लोग नौकरी पाने के लिए इच्छुक है और अपने आप को उसके लिए पेश करते हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है, विश्व में सबसे कम में माना जाता है। तो जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है तो ये एक अच्छी बात कहलाती है कि लोग नौकरी से भाग नहीं रहे हैं, हताश नहीं हो रहे हैं, आशा फिर से जाग उठी है कि उन्हें नौकरी मिलेगी। और दिसंबर के महीने में मेरा ये एनालिसिस इससे ये है, चूंकि नौकरियां और उपलब्ध हुई, इसीलिए लोग और लेबर मार्केट में आए और इसीलिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा। लेकिन जिस मात्रा से लोग आए तो उतनी नौकरियां नहीं थी, इसलिए बेरोजगारी का दर बढ़ गया। जी, एक सवाल मैं महेश जी आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि अभी हम डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, नोटबंदी के बारे में बात कर रहे थे। आपने स्टडीज तब भी कराई होंगी, तब भी बेरोजगारी की एक समस्या चरम पर थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी डेटा एनालिटिक्स क्या कहती है, बेरोजगारी की समस्या उस समय एकदम पीक पर बढ़ी थी, और उसके मुकाबले अगर आप आज अगर बेरोजगारी दर देखते हैं तो आप क्या फर्क देखते हैं? डीमोनेटाइजेशन के वक्त एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ा था और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गिरा था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा था उस वक्त, और कुछ वक्त के लिए वहां पर कठिनाई थी। लेकिन डीमोनेटाइजेशन का असर उतने अचानक से नहीं हुआ लेबर फोर्स पर, उसको वक्त लगा, 3-4 महीने लगे उसका असर देखने के लिए। लेकिन कोविड के समय उसका असर एकदम इमीडिएट था। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, बेरोजगारी की दर 26% पहुंच गई थी। ऐसा डीमोनेटाइजेशन के वक्त नहीं हुआ। जी महेश जी,
मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक वैश्विक मंदी की बात हो रही है, ऐसे में ये जो बेरोजगारी दर बढ़ा है जो आपके आंकड़े बताते हैं, ये कितनी बड़ी चिंता का मुद्दा है? आगे तो फिर ये और भी तकलीफ की वजह बन सकती है, क्योंकि तमाम बात ये बताई जाती है कि भारत की अर्थव्यवस्था उससे अछूती है, हम लोगों के फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग हैं, उस तरीके से हम इंपैक्ट नहीं होता है उतना ज्यादा जितना और देशों में हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपका विचार जानना चाहता हूं। हमारे फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो भी बाकी देशों से काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं हुआ। हमारा ग्रोथ रेट जो है अभी 6-7% के आसपास चल रहा है, 6% के आसपास ही मानिए, लेकिन हमें चाहिए कि ये 10% के आसपास चले, तभी कहीं जाकर के उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जितना कि हमें चाहिए। वरना ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और आगे घट सकता है और इससे दिक्कतें बढ़ सकती है। अभी भी हम देख रहे हैं कि जैसे आपने पहले बताया, शहरी इलाकों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा है, 10%, 10.1% जो दिसंबर में आया वो बहुत बहुत हाई है, इतना हाई पहले नहीं देखा था हमने। और डर लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में नीचे आसानी से नहीं आएगा। रूरल इलाकों में, गांवों में और भी कई तरीके हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट के जरिए मिल जाते हैं, मनरेगा भी है और फार्म सेक्टर अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन शहरी इलाकों में नहीं होता है। तो शहरी इलाकों को लेकर के जरा चिंता रहती है। तो अगर ग्लोबल रिसेशन की संभावना है तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और कम हो जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट के प्रोस्पेक्ट्स और भी कम हो जाते हैं। ये चिंता वाली बात है। ये जरूरी बात बोली आपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ठीक पर्सपेक्टिव में इन सब चीजों को रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक और खबर के बारे में बात करें और ये है दिल्ली के कंझावला इलाके में एक लड़की के शव मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस का दावा है कि लड़की की स्कूटी एक बलेनो गाड़ी में टकराई और लड़की कार के टायर में फंस गई और इसके बाद कार सवार लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीट करके ले करके गए, 13 किलोमीटर तक, जिससे लड़की के शरीर के सारे कपड़े निकल गए। और इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस हुआ है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस की थ्योरी और कार्रवाई पर कई सवाल उठ रहे हैं और सबसे पहला सवाल यही है कि आप कैसे फेस वैल्यू पर इस चीज को ले सकते हैं। अगर यह बताया जा रहा है कथित रूप से कि 13 किलोमीटर तक वो घिसटती रही गाड़ी से, तो फिर यह गैर इरादतन हत्या होगी या इरादतन हत्या होगी। जांच के अलग अलग पहलू हैं और उसमें कितनी जांच हो रही है, आइए ये स्टोरी देखते हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने के सामने लोगों का ये गुस्सा देखा जा सकता है। स्थानीय विधायक राखी बिरलान की कार में तोड़फोड़ हुई और फिर लोगों की भीड़ थाने में घुस गई। ये आक्रोश 20 साल की लड़की की मौत को लेकर है, जिसे पुलिस के मुताबिक 1 जनवरी की सुबह एक बलेनो कार ने कुचला, फिर कार के टायर में फंसकर लड़की 13 किलोमीटर तक घिसटती हुई चली गई। देखिए, गरीब लड़की, गरीब काम तो करने पड़ता है। जिसके घर में कोई कमाने खाने वाला हो, किसी की माँ नहीं होता, किसी का बाप नहीं होता, तो उनको मजबूरन काम करने पड़ता है। अगर वो किसी वजह से टाइम आ रही तो किसी का ये मतलब नहीं बनता है कि 4-5 लोग उसके साथ गलत काम करें। पैसे वाला तो लोटन में बचा लेगा, पर लड़की गरीब आदमी क्या करेगा? इसकी जांच होनी चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो लड़की के घर वाले मांग कर रहे हैं उन पे सारी पुलिस वालों को कार्रवाई करनी चाहिए। ये दुर्घटना 1 जनवरी की सुबह करीब 3 बजे सुल्तानपुरी में इसी जगह हुई। अमन विहार में रहने वाली 20 साल की लड़की स्कूटी से लौट रही थी। ये लड़की का जाते हुए आखिरी तस्वीर है। तभी मूर्थल से नए साल का जश्न मनाकर 5 लड़के एक बलेनो कार में सवार होकर आ रहे थे और लड़की की स्कूटी को टक्कर मार दी। यहाँ पर करीब 3 बजे ये दुर्घटना हुई और जो आरोपी हैं वो मूर्थल से नई साल की पार्टी करके आ रहे थे। सभी आरोपी शराब के नशे में थे और यहाँ पर लड़की
अपना काम खत्म करने के बाद स्कूटी से घर जा रही थी, उसी वक्त लड़की की स्कूटी कार से टकरा गई और आरोपी यहां से उसे घसीटते हुए आगे की तरफ ले गए। आप देखिए कि ये जो रोड है, इस रोड पर कई जगह ब्रेकर हैं, कई जगह ये रोड उबड़ खाबड़ है। उसके बाद भी आखिर कैसे लड़की कार के टायर में फंसी रही, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बाद आरोपी रात के वक्त इसी ऊबड़ खाबड़ सड़क पर चलते रहे। लड़की कार में ही फंसी रही। कंझावला के पास कार में लटके हुए शव को दूध डेयरी चलाने वाले दीपक ने सुबह 3:15 बजे देखा। उनकी डेयरी के सामने आरोपियों ने 3 बार यू टर्न लिया। दीपक ने पहले अपनी स्कूटी से, फिर अपनी बोलेरो कार से आरोपियों का कई किलोमीटर तक पीछा किया। इस दौरान उन्होंने 20 से ज्यादा पीसीआर कॉल की। कई पीसीआर उन्हें रास्ते में मिली, लेकिन फिर भी आरोपी मौके से नहीं पकड़े गए। शॉप ओपन करते के साथ मेरी नजर पड़ी कंझावला साइड से कोई गाड़ी आ रही थी, बलेनो गाड़ी थी ग्रे कलर की। तो उससे आवाजें आ रही थी, जैसे टायर फटने के बाद गाड़ी चलती है जैसे आवाज करते हुए वैसी। मैंने सोचा इसमें कुछ टायर वायर फट रहा है या कोई दिक्कत है गाड़ी में। तब तक मैं सोचता, तब तक गाड़ी मेरी दुकान के सामने आ चुकी थी। मैंने दुकान के सामने आने के बाद देखा उसको, तो उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। अच्छा। मैंने तभी 3:20 पे 112 नंबर डायल किया, मैम को बताया, सूचना दी, मैम ऐसे बात से, और मगा कोई डेड बॉडी है, बलेनो गाड़ी है, उसके नीचे फंसी हुई है और वो चलता जा रहा है। या तो उसको पता नहीं है या वो होश में नहीं है, कुछ भी है, वो चलता जा रहा है। आरोपी 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते हुए कंझावला में इस जगह पहुंचे, जहां से लड़की का शव बरामद किया गया। इस पूरी घटना में आरोपी 1.5 घंटे तक लड़की के शव के साथ घूमते रहे। 1 चौकी और 2 थानों के इलाके पड़े और कई पीसीआर वैन मिली। सुल्तानपुरी में जहां पर दुर्घटना हुई, वहां से यहां तक की दूरी करीब 13 किलोमीटर है और बीच में बहुत सारे सड़क पर गड्ढे हैं, ब्रेकर हैं, सड़क बन रही है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे लड़की का शव गाड़ी में लटका रहा, गाड़ी में उलझा रहा। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो शराब के नशे में थे, कार का म्यूजिक तेज था और शीशे बंद थे, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि लड़की कार में फंसी हुई है। पुलिस ने अभी 5 आरोपियों को गैर इरादतन हत्या और साजिश की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था, तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। हालांकि लड़की के घर वाले कह रहे हैं कि उसके साथ गलत काम हुआ और फिर उसकी हत्या हुई। सर उसके साथ एक्सीडेंट भी हुआ, गलत भी करा उसके साथ, सब कुछ गलत भी करा। सर एक्सीडेंट से कपड़े फटते हैं, पहले भी उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ है तो सारी घसड़ गई थी। अब के एक्सीडेंट में ना तो उसका शरीर हमें दिखाया जा रहा और एक भी कुछ तो कपड़ा मिलता, तन पे कपड़ा तक भी नहीं है सर, उसके एक भी तन पे कपड़ा नहीं है। किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं आप लोग? सर मुझे पूरी जांच चाहिए, बस इंसाफ की जांच। जो ये केस सेम निर्भया जैसा है, जिसके कारण इन लड़कों ने मेरी भांजी के साथ गलत करने की पूरी कोशिश करी है। हम चाहते हैं कि इस केस को सख्त से सख्त छानबीन की जाए और हमारे बच्चे को इंसाफ मिले। दिल्ली महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस से कई सवालों का जवाब मांगा है। हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। एफएसएल रोहिणी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी मृतक लड़की की स्कूटी, आरोपियों की कार और मौकाए वारदात की जांच की। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों की गाड़ी के अंदर से कोई ब्लड सैंपल नहीं मिला, लेकिन गाड़ी के निचले हिस्से में खून के धब्बे मिले हैं।
नए साल पर मुस्तैद दिल्ली पुलिस, 20 से ज़्यादा पीसीआर कॉल, 13 किलोमीटर का सफ़र और 1.5 घंटे का वक्त, फिर भी पुलिस आरोपियों को मौके से नहीं पकड़ पाई। पुलिस अब तक इसे महज दुर्घटना का मामला बता रही है, लेकिन सोचिए अगर लड़की के साथ कुछ और हुआ होता तो क्या होता। ये मामला निर्भया कांड की याद दिला रहा है। नई दिल्ली से कैमरामैन सुधीश राम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। परिवार की तरफ से बार बार ये कहना है कि इसमें कुछ और मामला भी है, उसके साथ गलत हुआ है, यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के बारे में बात हो रही है, तो इस एंगल पर भी जांच होनी चाहिए। और क्योंकि यौन शोषण की बात हो रही है तो पूर्व ओलंपियन और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह ने हरियाणा के खेल मंत्री के तौर पर अपना पद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया। संदीप सिंह जूनियर एथलेटिक टीम की महिला कोच जो हैं, उन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और डराने धमकाने के आरोप भी लगाए हैं और चंडीगढ़ में एक केस दर्ज हो गया है। महिला कोच ने मुख्यमंत्री खट्टर से संदीप सिंह को बर्खास्त करने और उन्हें सजा दिलाने की मांग की। उनका आरोप है कि मंत्री रहते संदीप सिंह पिछले साल फरवरी से लेकर नवंबर तक सोशल मीडिया पर बार बार मैसेज भेजकर उन्हें परेशान करते रहे। संदीप सिंह ने गलत मंशा से उन्हें छुआ और मैसेज के जरिए धमकाया भी। लगातार परेशानी से तंग आकर वो कहती हैं कि मैंने सोशल मीडिया को छोड़ दिया। पीड़ित महिला कोच की शिकायत के बाद एक उच्च स्तरीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला कोच ने मीडिया से कहा है कि मैं अभी अपनी लड़ाई अकेले लड़ रही हूं। कई लोगों का उत्पीड़न हुआ है, लेकिन वो बोलने से डरते हैं। संदीप सिंह गिरफ्तार होंगे तो कई लोग सामने आकर के बोलेंगे। जब तक वो मंत्री रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। आपको बता दें कि वो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, वो बस स्पोर्ट्स मंत्रालय से हट गए हैं। वो अभी भी मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं। संदीप सिंह, उनका यह कहना है कि इस्तीफा दें, उन्हें सजा दी जाए, आखिरी सांस तक मैं न्याय की लड़ाई लड़ती रहूं। उधर संदीप सिंह ने कहा है कि मुझ पर गलत आरोप लगाए गए हैं, ये मेरी छवि खराब करने की साजिश है। महिला कोच के आरोपों की गहन जांच हो, इसलिए जांच रिपोर्ट आने तक खेल मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को सौंप रहा हूं। हरियाणा के खेल मंत्री रहे संदीप सिंह पर लगे ये आरोप गंभीर हैं। उन्हें लेकर इतनी चर्चा क्यों है, ये जानने के लिए संदीप सिंह का इतिहास जानना जरूरी है। दरअसल भारत के लिए एक हॉकी खिलाड़ी के तौर पर संदीप सिंह का रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। उन्होंने भारत का ओलंपिक प्रतिनिधित्व किया और 2009-2010 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे। संदीप सिंह पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ रहे और मैदान पर जोरदार ड्रैग फ्लिक लगाने की वजह से उन्हें फ्लिकर सिंह के नाम से भी जाना जाता था। 2007 में हॉकी वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली जा रही ट्रेन में बैठने के दौरान आरपीएफ के एक जवान से गलती से गोली चली और उस वजह से वो कमर के नीचे से पैरालाइज हो गए। लेकिन संदीप सिंह अगले 2 साल के अंदर इस गंभीर चोट से उभर आए और भारतीय टीम में फिर जगह बनाई। 2008 और 2009 के सुल्तान अजलन शाह कप में वो टॉप गोल स्कोरर रहे। 2009 में भारत के इस टूर्नामेंट का गोल्ड मेडल जीता। 2018 में उन पर सूरमा नाम की एक फिल्म भी बनी, जिसमें गायक और अभिनेता दलजीत दोसांझ ने संदीप सिंह की भूमिका निभाई, किरदार निभाया। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में संदीप सिंह पेहोवी सीट से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़े और जीते, जिसके बाद खट्टर सरकार ने उन्हें खेल मंत्री बना दिया। लेकिन खेल के मैदान पर अपनी छाप छोड़ने वाले संदीप सिंह अब गलत वजहों से चर्चा में हैं। उन पर आरोप लगाने वाली महिला कोच से कुछ देर पहले मैंने बात की और इस वक्त हमारे साथ वो कोच जुड़ गई हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं संदीप सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि वो अभी भी मंत्री बने हुए हैं और स्पोर्ट्स मंत्रालय से ज़रूर हट गए हैं, वो उन्होंने मुख्यमंत्री को सुपुर्द कर दिया है, लेकिन वो मंत्री अभी भी हैं। आप किस तरीके से जवाब देंगे?
सर मैं चाहती हूँ सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो उसमें वो शुरू होने से पहले उस पर कार्रवाई करने से पहले ये सबसे पहले अपना इस्तीफा दें और ये इस्तीफा जल्दी से जल्दी दें क्योंकि इससे जितनी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है उसमें काफी दिक्कतें डेफिनेटली ये करवाएंगे और ये मंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दें ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। जी आप हमें बताना चाहेंगी कि ये हादसा क्या था और ये हादसा कब हुआ था और आप इसको लेकर के अभी पब्लिक क्यों आई हैं? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक आरोप लग रहा है कि ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र है। जी सर ये राजनीतिक मुद्दा ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि जो इनकी गंदी और घिनौनी हरकतें हैं वो दुनिया के सामने ना आए और ये एंगल जो इन्होंने एक्चुअल में जो मेरे को फरवरी से अभी तक सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए पर्सनली, फिजिकली, मेंटली, ऑफिशियली, बीइंग ए एथलीट इन्होंने जितना मुझे टॉर्चर कर रखा है सर, तो ये उन सब चीजों को छिपाने के लिए ये चाहते हैं कि ये जिस कुर्सी पे जिस पद पे बैठ के जिसका आज तक ये दुरुपयोग करते आए हैं खिलाड़ियों के अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट, चाहे जो भी फैसिलिटीज हैं कुछ भी है, ये चाहते हैं कि ये बीजेपी की सरकार में ये बैठ के इतनी मतलब एक पावर के सिस्टम में ये बैठे हुए हैं तो ये उस पावर को मतलब मिसयूज करने के लिए लोगों का ध्यान हटा रहे हैं ये कि जो मेन एक्चुअल जो इनका सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो इनकी हरकतें हैं उससे नजर हटे और इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा दे दो ताकि तुम उसके आड़ में बच सको। लेकिन सर ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद चीजें हैं, उसको सिर्फ बकवास करनी आ रही है। ये फरवरी से और ये अभी तक इन्होंने हर वो कोशिश की कि जैसे तैसे ये मेरे साथ फिजिकल बनाने में ये मतलब ये जो चाहते हैं ये वो पूरा हो सके। लेकिन जब हर तरीके से ही मैंने स्टैंड लिया, इन्हें अवॉइड किया, जितना हो सकता था उतना मैंने चीजों को पहले कोशिश किया। अपने एक एथलीट रही हूँ, वो भी सर एक 400 मीटर की, तो जो पेशेंस लेवल है वो इतना ज्यादा भर भर के रखा हुआ था कि इतने महीनों से मैंने जितना हुआ कोशिश की, बट ये लास्ट में आके सर मेरे को इस पे आवाज उठानी पड़ी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? जी मेरी हमारे हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी से भी यही अपील है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपके स्टेट की बेटी हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, एक बहुत नॉर्मल सी लड़की हूँ मैं, एक बहुत सिंपल सा मेरा परिवार है और मैंने अपने स्टेट के लिए बहुत कुछ किया है। तो मुझे उनसे पूरी उम्मीदें हैं, पूरा इंसाफ के लिए मैं उनसे चाहती हूँ कि वो इस जानवर को ये जहाँ पे बैठा है इससे तुरंत इससे इस्तीफा दिलाएं, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और पूरी मतलब अच्छे से निष्पक्ष जांच करा के वो सच्चाई सबके साथ बाहर लेके आए। रही बात यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो मुझे बहुत उम्मीदें हैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी जी से, और मैं उनसे भी यही गुहार करती हूँ कि सर इस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और मैं इसके इन बर्ताव की वजह से मैं मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हूँ कि मेरा एक बेसिक नॉर्मल रूटीन खत्म हो चुका है। तो मेरी नरेंद्र मोदी जी से और मेरी केंद्र सरकार से यही अपील है कि मैं अपनी सरकार पे, अपने देश के कानून पे, आप पे मैं बहुत भरोसा करती हूँ, तो प्लीज मेरा भरोसा टूटने मत दीजिए और इस इंसान को तुरंत इस्तीफा दिला के इसे जेल में डालिए। आप दोहराना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि जो आपने आरोप लगाए हैं वो आरोप क्या थे, मंत्री क्या कहते थे? जी सर, ये इन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के थ्रू कांटेक्ट किया और ये मुझे चाहते थे हमेशा कि मैं इनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप में रहूं, शादी भी ना करूं, और इन्होंने मुझे हमेशा यही बात बोलते थे कि इन्हें मैं अच्छी लगती हूं, मैं काफी पर्सनैलिटी हूं, मेरी अच्छी हाइट है, मेरा अच्छा फिगर है। इन्होंने हमेशा वही एक ही पॉइंट पे आके कोशिश की है कि वो मेरे साथ जैसे तैसे फिजिकल रहें और मैं उनकी फिजिकल नीड जो भी है वो मैं पूरी करूं। और उसके लिए जब मैंने पर्सनली उनकी जो मैं हमेशा अवॉइड करके अपने लिए एक स्टैंड लिया, तो उन्हें इस हद तक प्रॉब्लम हुई कि तब तक मैं इस डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय नहीं थी, सिर्फ एक एथलीट थी यहाँ हरियाणा की। तो उन्होंने मेरा करियर डिस्टर्ब करने के लिए बार बार मेरी ट्रेनिंग में दूसरे जो इनके साथ के एम्प्लॉइज हैं, इनके अंडर में इनकी बात सुनते हैं, उनसे रोज रोज इशू कराना, हर 10 दिन में, हफ्ते में मेरी ट्रेनिंग डिस्टर्ब करके मेरी ट्रेनिंग रुकवा देना। फिर मैं कुछ टाइम के बाद जैसे डिप्टी सीएम सर से मैंने परमिशन ली, सारा मुद्दा उनके सामने रखा, तो उन्होंने फिर मेरी यहाँ पे जो दूसरे खेल अधिकारी हैं उनको जांच के आदेश दिए जिसमें मेरी कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं थी, और फिर मेरी ट्रेनिंग फिर से कंटिन्यू हुई। उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय बनी तो इनका तो एक लास्ट हथकंडा बाकी था कि अब तो ये भाई एम्प्लॉय है और अब ये देखते हैं ये कैसे मेरे पास चल के नहीं आएगी। तो इन्होंने सर मेरे नौकरी के अंदर जितना हो सकता था, जैसे मेरा ये ट्रांसफर का मुद्दा बना दिया, बहुत सारी चीजें इन्होंने मतलब हर वो कोशिश की है कि ये मैं इनके पास चल के जाऊं, प्यार से नहीं तो जबरदस्ती।
तो सर ये बेसिकली इनको मेरे साथ फिजिकल ये रिक्वायर चाहते थे, फिजिकली चीजें चाहते थे। जिस तरीके की आप बात बता रही हैं, मेरी पूरी संवेदनाएं आपके साथ। ये आपके करियर पर किस तरीके का प्रभाव डाल रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ पर किस तरीके का प्रभाव डाल रहा है? सर करियर तो, अब करियर से तो शायद लगता है जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी है, करियर तो बहुत पीछे छूट गया है। रही बात सर मेरी जो पर्सनल जो एक मेरा सिस्टम है, तो मैं मेंटली शायद इस लेवल पे आ चुकी हूँ कि आज मतलब मेरा जो आज का दिन गया है वो इतना भारी गया है, क्योंकि मुझे 2 दिन से इतनी उम्मीदें थी। आज पूरा दिन मैंने उम्मीद थी कि इस्तीफा देगा, सरकार इससे इस्तीफा लेगी, लेकिन मेंटली बहुत और स्ट्रेस चल रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में अंदर दिमाग में ये विश्वास है कि नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ और इंसाफ तो होगा। और शायद थोड़ा सच्चाई थोड़ा सा ज्यादा दुखी होती है कंपैरिजन टू जो भी चीजें हैं, लेकिन दुखी हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। तो मैं जानती हूँ, मैंने मन बना लिया है कि शायद जिंदगी में किसी भी मोड़ पे मुझे कुछ भी हो सकता है, जैसे मुझे धमकियां आ रही हैं या जैसे मेरा करियर जा चुका है और जो मेरी मेंटली कंडीशन है। तो मैंने आज अपने जहां मेरी सबसे बड़ी जो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा ग्राउंड, आज मैंने इसमें कम बैक किया है। और सर कोशिश कर सकती हूँ कि जल्दी से जल्दी एक जो इन 4-5 दिन से पहले थोड़ा सा जो मेरी नॉर्मल लाइफ थी वो मुझे वापस मिल सके। अभी थोड़ी देर पहले आपने इस सवाल के उत्तर में आपने ये बोला कि आपको धमकी मिल रही है या कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है? कोई धमका रहा है, कोई कुछ कह रहा है? सर धमकियां आ रही हैं, पहले कल पूरा दिन पैसों से रिलेटेड ऑफर्स आए हैं, जिसमें खुद मेरे स्पोर्ट्स के लोग मुझे चीजें बोल रहे हैं कि आप 15 दिन 20 दिन 10 दिन गायब हो जाइए, इसके लिए आपको सामने से 5 करोड़ का 1 करोड़ का ऑफर आ रहा है। तो ये चीजें ऐसी हैं तो कि किसी की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पैसा नहीं खरीद सकता। अगर मुझे पैसा ही लेना होता तो जो ये मंत्री पहले दिन से चाहता था, मैं वो चीजें प्यार से खुशी से करती ना, आज मेरी जिंदगी को इतना दाव पे लगाती। लेकिन हर कोई एक समान नहीं होता सर, तो इसलिए ये सीधी सिंपल सी बात है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी जहां जहां इनके चाहने वाले बहुत हैं, और मेरे बहुत सारे शायद भाई ऐसे हैं कि जो रास्ता बिल्कुल ही भटक चुके हैं, लेकिन एक टाइम पे शायद भगवान उनके अंदर कुछ ऐसा करेगा कि वो समझ पाएंगे कि वो लड़की खड़ी है, इसके अगेंस्ट खड़ी है और खुल के खड़ी है और उसके पास कुछ तो सच्चाई होगी। तो सर ठीक है, जैसा भी बुरा टाइम है, लेकिन मेरी हिम्मत मैं खुद हूँ, मेरा परिवार है, जितने भी मेरे पूरे स्टेट में हर वो बहन है जो सब मेरे सामने मतलब मेरे लिए इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिन्होंने मेरे पे दिल से विश्वास किया है। तो सर सच दुखी तो होता है, लेकिन लास्ट में जीत तो होती है सर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करेंगे कि इस पूरे मामले में न्याय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हजारों परिवारों के सिर की छत छिनने का खतरा है। रेलवे का कहना है कि ये लोग उनकी जमीन पर अतिक्रमण करके रह रहे हैं। इन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाया जा रहा है, जबकि इनकी दलील है कि इन्हें इस ठंड में बेघर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्हें दूसरी जगह बसाया जाए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में ये कैंडल मार्च अपनी जमीन बचाने के लिए हो रहा है। बच्चे बूढ़े सब इस जुलूस में शामिल हैं। दरअसल रेलवे की अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत बनभूलपुरा की गफूर बस्ती के 4000 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलने का खतरा है। जन्मभूमि हमारी है ये भी उनसे ये मालूम नहीं करा किसी ने कि भाई तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इसका, रेलवे का। हमारे बाप दादा यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे मर गए, यहीं पे गुजर गए। हमारे राशन कार्ड भी, आधार कार्ड भी यही हमें मिला है। हमें हाईकोर्ट से जो फैसला मिला है उसका सम्मान है, और सुप्रीम कोर्ट पे न्यायालय में जो भी फैसला आएगा उसका हमें अपने हक में आएगा, उसका हमें पूरा इंतजार और पूरी उम्मीद है। दरअसल रेलवे का दावा है कि उसकी 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। इस पर 4365 घर बने। रेलवे हाईकोर्ट से इन्हें गिराने का आदेश ले आया। वो प्रशासन की मदद से इन घरों को गिराने वाला है। उसमें डायरेक्शंस रेलवेज को ये हैं कि इस पे आप अपना कब्जा प्राप्त करें,
और उसमें केवल कुछ कंडीशंस दी हैं कि 1 हफ्ते का नोटिस हो जाए, इसकी पब्लिकेशन हो जाए, उसकी मुनादी भी हो जाए, उसके बाद जो पर्याप्त फोर्स की मांग है स्टेट की ओर से भी, रेलवेज की ओर से भी, उसको मांग लिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है, आदेश की पालना की जाएगी और इसी आदेश की पालना के लिए जो भी सहयोग राज्य सरकार से हमें चाहिए उसी की आज रूपरेखा तैयार की गई और उम्मीद है कि जल्दी निर्णय का पालन किया जाए। जबकि स्थानीय निवासियों की गुहार है कि वो पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, उन्हें रहने के लिए कहीं और जगह दी जाए। इस मामले में नेता भी सक्रिय हो गए। उनका कहना है कि जिसे अतिक्रमण बताया जा रहा है वहाँ कई सरकारी संपत्तियां भी हैं। लचर पैरवी की वजह से, कमजोर पैरवी की वजह से ये सरकार अपना मजबूती से पक्ष नहीं रख पाई, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं थी, इनकी नीयत में खोट था। सरकार को सारी स्थिति की नॉलेज है, ज्ञान है, जिस तरह से अच्छा होगा वैसा हमारी सरकार, हम लोग करेंगे। असली मसला ये है कि उजाड़ने से पहले क्या इन लोगों को कहीं और रहने की जगह दी जाएगी? अतिक्रमण हटाने वाली कार्रवाई का इतिहास ये भरोसा नहीं दिलाता। हल्द्वानी से सहयोगी बिष्ट के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।